हेलो बच्चों, मैं अजय सिंह आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस। और आज आप पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन के बाद में जो वहाँ स्थितियाँ उत्पन्न हुई उसके बारे में कि वहाँ जिस तरह से सोवियत संघ का विघटन हुआ है तो लग रहा था कि एक बार इस क्षेत्र में शांति स्थापित होगी। लेकिन ऐसा देखने को बहुत कम मिला है और आज भी वहाँ लगातार संघर्ष बना हुआ है। जैसे आप रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध देख रहे हैं। अभी तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के मध्य ये युद्ध हुआ है जिसमें सैकड़ों लोगों की जो जानें गई है वो भी आप देख रहे हैं। और जॉर्जिया के कुछ प्रांत हैं वो भी स्वतंत्रता चाहते हैं, ये भी आप देख रहे हैं। रूस के मध्य भी दो तीन क्षेत्र हैं जैसे चेचन्या है और दागिस्तान जो क्षेत्र है उनमें भी आप देख रहे हैं कि अलगाववादी जो संगठन है वो बड़े सक्रिय हैं और वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। तो इसकी तुलना जैसे भारत में जम्मू कश्मीर लेकर के की जाती है वो हो रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो अजरबैजान है उसमें एक क्षेत्र है नागोर्नो कराबाख। वहाँ उस क्षेत्र को लेकर के भी दो देशों अर्मेनियाई और अजरबैजान के मध्य युद्ध होता रहता है। और जिसमें नागोर्नो कराबाख जो क्षेत्र करना चाहता है, यानी कि यूँ कहा जाए कि उसके मध्य दोनों को लेकर उस क्षेत्र को लेकर के दोनों के मध्य विवाद है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद में भी यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में आज भी विवाद और संघर्ष बना हुआ है, तनाव बना हुआ है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में हम देखेंगे कि आज भी सहयोग के क्षेत्र बने हुए हैं, सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे का। और जैसे कुछ विघटन भी हुआ है तो वहाँ पर भी सहयोग देखने को मिला है। जैसे आपने देखा होगा यूगोस्लाविया 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 को 4-5 भागों में बांट दिया, लेकिन कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर शांति बनी हुई है और शांति के माध्यम से वहाँ पर 4 देशों में उसका विभाजन हुआ। आप देखेंगे चेकोस्लाविया भी शांति पूर्ण रूप से वहाँ पर उसका विघटन हुआ और 2 भागों में वहाँ पर चेक गणराज्य और स्लोवाकिया 2 नए प्रांतों का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसमें लग रहा था कि भाई शांति स्थापित होगी, लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी शांति स्थापित नहीं हो रही है, जैसे आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन युद्ध। चलो इसके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या मामला है और किस प्रकार से यहाँ संघर्ष आज भी जारी है और क्या संघर्ष जो इनको विरासत में मिला है क्या वह समाप्त होगा या नहीं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं क्या मामला है। देखिए सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, सोवियत संघ का विघटन आपने देखा 1991 में हुआ। आप देख रहे हैं ये जो छोटे छोटे प्रांतों में बट गया। इसमें कुछ प्रांतें हैं जैसे जो उत्तर में स्थित है वो सबसे बड़ा प्रांत है रूस। इसके नीचे जो है मध्य एशियाई राष्ट्र हैं जिसमें से आप देखेंगे किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, अजरबैजान है। आप देखेंगे इसमें जॉर्जिया है और इसके अलावा पूर्वी यूरोप में आप देखेंगे यहाँ पर पूर्वी यूरोप में जैसे यूक्रेन है, यूगोस्लाविया है, चेक गणराज्य है या चेकोस्लोवाकिया बोलते हैं, स्लोवाकिया आदि जो क्षेत्र थे वो स्वतंत्र हुए थे। तो अभी हम देखेंगे कि क्या इनमें आज शांति है या नहीं है। तो शांति है या नहीं है तो इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं कि इस पाठ का नाम ही है तनाव और संघर्ष।
अब आपसे पूछा जाए कि सोवियत संघ विघटन के बाद में यहाँ के क्षेत्रों में तनाव और संघर्ष देखने को मिला है, तो क्या कारण रहे हैं, तो उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। देखिए, दो क्षेत्र हैं, चेचन्या चेचन्या और दागिस्तान। ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं और यहाँ पर चेचन्या और दागिस्तान दोनों के दोनों जो है वहाँ पर अपने जो अलगाववादी नीति है, आज भी वो अलगाववादी नीति पे कायम है और इन क्षेत्रों को रूस से अलग करना चाहते हैं। और यहाँ पर आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र को रूस का जम्मू कश्मीर भी नाम दिया जाता है, जम्मू कश्मीर नाम दिया जाता है। तो जम्मू कश्मीर से इसकी तुलना की जाती है। जिस तरह से भारत में अलगाववादी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भारत से अलग करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को, उसी तरह से इन दोनों क्षेत्रों में अलगाववादी अलग करना चाहते हैं रूस से। लेकिन समस्या क्या है कि भारत और रूस दोनों के मध्य जो अंतर यहाँ देखने को मिला है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भारत ने कभी भी बमबारी नहीं की। यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत ने मानव अधिकारों का उल्लंघन कभी भी नहीं किया। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो भारत ने कभी भी बमबारी नहीं की, कभी भी किसी सिविलियंस के ऊपर कभी अटैक नहीं किया, कभी उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं चेचन्या और दागिस्तान दोनों क्षेत्रों में यहाँ पर रूस की सरकार के द्वारा यहाँ पर आतंकवादी घटनाओं को दबाने के लिए, आज़ादी के दबाने के लिए, या फिर यूँ कहा जाए अलगाववादियों को दबाने के लिए दोनों क्षेत्रों पर यहाँ पर बमबारी की और काफ़ी लोगों को मारा गया। यहाँ पर मानवाधिकार उल्लंघन के भी यहाँ पर आरोप लगे और वैश्विक स्तर पर भी रूस सरकार की निंदा की गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर रूस के द्वारा कई बार ऐसे जो गैर जिम्मेदाराना कार्य किए हैं उसके लिए भी ये बदनाम रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रूस है उसके ही दोनों प्रांत हैं और उसी के नागरिक हैं। और ये हो सकता है कि कोई क्षेत्र या वहाँ का कोई संगठन उस क्षेत्र को अलग करना चाहता हो, लेकिन बोलने की और अभिव्यक्ति की सबको आज़ादी है, लेकिन उस क्षेत्र से बाहर जाने की आज़ादी नहीं है किसी को भी। तो बाहर अगर जा रहा है तो उनके ऊपर सैनिक कार्रवाई के स्थान पर हम वार्ता के माध्यम से या फिर पुलिस कार्रवाई के द्वारा इन्हें रोका जा सकता है, आर्मी के द्वारा नहीं। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि जो मध्य एशियाई राष्ट्र हैं, मध्य एशियाई राष्ट्र या मध्य एशियाई जो प्रांत जो अलग हुए थे सोवियत संघ से, उनमें किस प्रकार का संघर्ष और तनाव बना हुआ है, आज भी बना हुआ है, इसको लेकर के अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तजाकिस्तान की। देखिए, जो तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान में तजाकी लोग रहते हैं और ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। यहाँ पर इनकी संख्या जो है वो अल्प है, मतलब कम है, और ये है विपक्ष में हमेशा रहते हैं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, आर्थिक तंगी की हालात रहती है और इनकी जो जीवन शैली है वो सांप्रदायिक मानी जाती है, यहाँ पर सांप्रदायिक मानी जाती रही है। इसको लेकर के यहाँ पर क्या है, जो तजाकी जो लोग हैं वो जो सरकार है उसके साथ में हमेशा ये संघर्ष रत रहते हैं। यहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है और इनका जो युद्ध था 1992 से लेकर के 2002 तक लगातार 10 वर्ष चलता रहा गृह युद्ध। तो यहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी शांति अभी
नहीं है और लगातार यहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। तो तजाकिस्तान में भी ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं कह सकते हम। फिर हम बात करते हैं तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, इन दोनों के मध्य जो है किर्गिस्तान, इन दोनों के मध्य सीमा विवाद बना रहता है, हमेशा सीमा विवाद है और जल विवाद बना हुआ है। तो दोनों के मध्य सीमा को लेकर के काफ़ी बार संघर्ष हुआ है। अभी पिछले महीने लगभग 100 से अधिक सैनिकों की मृत्यु हुई है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 50-50% दोनों देशों के जो है सैनिक मारे गए थे। दोनों देशों ने ये घोषणा की है कि भाई मेरे जो सैनिक हैं वो लगभग 50 की संख्या में मारे गए हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि दोनों के मध्य जो है सीमा विवाद आज भी बना हुआ है। अगर आपसे बात करें तो मध्य एशिया में तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के मध्य युद्ध अभी भी जारी है। जल को लेकर के भी, नदी जल को लेकर के भी इनके मध्य विवाद आज भी कायम है। इसके बाद में हम चलते हैं अजरबैजान को लेकर के। जैसे अजर है और बैजान है, मैंने पहले एक वीडियो में कहा, नहीं वीडियो में नहीं कहा, कई बार बात चलती है कि अजर भी है और अजर भी बेजान भी है, अजरबैजान है। यहाँ पर क्या है, एक क्षेत्र है नागोर्नो कराबाख, क्या नाम है, नागोर्नो कराबाख। ये जो क्षेत्र है इसमें आर्मेनियाई मूल के आर्मेनियाई लोग रहते हैं जो ईसाई धर्म को मानते हैं। किसको मानते हैं? ईसाई धर्म को मानते हैं। और जो अजरबैजान है इसमें जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। ये जो क्षेत्र है जातीय आधार पर या धार्मिक आधार पर आर्मेनिया के पास होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में आज कब्जा भी इसी का ही है। आर्मेनियाई जो नस्ल है, वहाँ की जाति है, वो ये चाहती है कि हम पूर्ण रूप से आर्मेनिया के पास चले जाएं और स्वतंत्र, कुछ इसमें संगठन हैं वो चाहते हैं कि इसे स्वतंत्र घोषित कर दिया जाए, और कुछ चाहते हैं कि हम आर्मेनिया के पास चले जाएं, आर्मेनिया में मिलाना चाहते हैं। अगर हम बात देखें तो जो अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो क्या है, वास्तविक स्थिति में अगर बात करें तो ये है जो अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन इसके ऊपर जो कब्जा कर रखा है वो किसने कर रखा है? आर्मेनिया ने कब्जा कर रखा है। तो ये स्थिति है दोनों के मध्य, इसको लेकर के संघर्ष आज भी बना हुआ है। इसके बाद में हम जॉर्जिया की बात करें, जॉर्जिया की अगर बात करते हैं तो इसके 2 प्रांत हैं, दोनों प्रांत स्वतंत्रता की मांग करते हैं। आज भी वहां पर अलगाववाद बना हुआ है। तो जॉर्जिया भी नहीं कह सकते कि जॉर्जिया में भी आज शांति है। कई बार जॉर्जिया में रूस के द्वारा हस्तक्षेप किया गया है। 2008 में भी इस तरह का हस्तक्षेप देखा गया। तो हम देखते हैं कि जॉर्जिया भी शांतिपूर्ण एरिया आज भी नहीं है, तनाव बना हुआ है। इसके बाद हम बात अभी जो महत्वपूर्ण और लेटेस्ट चल रहा है यूक्रेन की बात करेंगे। अभी हम यूक्रेन के बारे में आप लोग बहुत अच्छा जानते भी हैं। देखिए, यूक्रेन के बारे में आप बहुत अच्छा जानते हैं कि यूक्रेन अभी पिछले फरवरी से लगभग 23 फरवरी से यहाँ पर 23 फरवरी से 2022 से यूक्रेन के ऊपर आक्रमण हुआ है रूस का। तो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के मध्य। तो मामला क्या है यहाँ पर, जो अब देखिए यहाँ पर कुछ क्षेत्र हैं जैसे
लुहांस प्रांत है, एक लुहांस्क प्रांत है, और एक है जिसको हम क्या बोलते हैं इसको, लुहांस, और एक एक मिनट रुकिए, डोनबास क्षेत्र है, डोनबास क्षेत्र है, ठीक है, और कीव क्षेत्र यहाँ की राजधानी है। ये जो क्षेत्र हैं इनमें रूस समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है ये सारा का सारा किस में मिला दिया जाए, रूस में मिला दिया जाए। इससे पूर्व की अगर हम बात करें, क्रीमिया की बात करें, क्रीमिया जो है 2014 के अंदर रूस ने इसको पर आक्रमण किया, और यहाँ जो क्रीमिया के जो लोग थे वो रूस का समर्थन कर रहे थे। तो यहाँ पर 2014 में जब जनमत संग्रह रूस के माध्यम से कराया गया, तो यहाँ के लोगों ने रूस के पक्ष में इसका मतदान किया, और इसको 2014 में रूस में मिला लिया गया। तो देखिए, क्रीमिया जो है उसको मिला लिया गया है, और लुहांस्क को घोषणा कर दी गई है अभी, और डोनबास क्षेत्र में अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसके ऊपर अब वर्तमान में रूस का कब्जा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जो स्थिति है वो यूक्रेन की भी अच्छी नहीं कह सकते, यूक्रेन की भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो 3-4 क्षेत्र हैं इनके ऊपर अभी जो रूस है उसने कब्जा कर रखा है। और कि जो पूर्वी यूरोप है, एक चेकोस्लोवाकिया जो क्षेत्र है उसको शांतिपूर्वक 2 भागों में बांट लिया गया, चेक और स्लोवाकिया में। चेक स्लोवाकिया दोनों को शांतिपूर्ण तरीके से इनको बांट लिया गया। तो ये यहाँ शांति देखने को मिली है, यहाँ पर इस क्षेत्र में शांति देखने को मिली है। अगर हम यूगोस्लाविया की बात करें, स्लोवाकिया की बात करें हम, तो इसको लगभग 4 भागों में बांटा। देखिए 4 भाग कौन कौन से हैं। पहला है बोस्निया, वहां पर स्लोवानिया है और क्रोएशिया है, क्रोएशिया है। इनका जो यूगोस्लाविया का जो विभाजन हुआ है वो इन 4 क्षेत्रों में हुआ है। तो इसको हम बाल्कन देश भी कह सकते हैं, बाल्कन देश कहते हैं। कौन कौन से हैं? बोस्निया है, हर्जगोविना है, और स्लोवानिया है, और क्रोएशिया है, इन क्षेत्रों को। लेकिन यहाँ आज भी शांति कायम नहीं है, और यहाँ पर अलगाव देखने को मिलता है, और सांप्रदायिक जो तनाव है आज भी यहाँ कायम है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर शांति और तनाव और संघर्ष आज भी जारी है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर कि इस क्षेत्र का जो तनाव है, यहाँ की जो महाशक्तियाँ हैं उनके कारण से और बढ़ा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक जो खनिज हैं, प्राकृतिक खनिज बहुत मात्रा में मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा, गैस मिलेगी यहाँ पर आपको तेल के भंडार मिलेंगे यहाँ पर, और धातुएं मिलती हैं यहाँ पर, बड़ी मात्रा में यहाँ पर धातुएं मिलती हैं। इनको प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो वैश्विक शक्तियाँ हैं, वैश्विक शक्तियाँ जैसे आप बात करेंगे यूएसए की बात करेंगे, रूस की बात करेंगे। रूस का तो वैसे भी निकटवर्ती विदेश, ये अपने आप को इन क्षेत्रों को निकटवर्ती विदेश की संज्ञा देता है इनको, और इसमें किसी भी देश के हस्तक्षेप को वो स्वीकार नहीं करता है, और अपने प्रभाव में इसे रखना चाहता है। तो इस तरीके से ये रूस का क्षेत्र है, और रूस के आसपास का क्षेत्र है, और इसमें किसी भी प्रकार से रूस हस्तक्षेप नहीं चाहता, और यूएसए लगातार इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। जैसे आपने देखा अफगानिस्तान वाला मामले में, अफगानिस्तान यदि मामले में हम 26/11 की घटना को अगर देखें तो अफगानिस्तान पर जब आक्रमण हो रहा था तो इन देशों में इन्होंने क्या किया है, सैनिक अड्डे बनाए हैं, सैनिक ठिकाने
इन्होंने प्राप्त किए हैं और यहाँ से इन्होंने क्या किया है, बमबारी की है और यहाँ पर अपने सैनिक उतार करके इस क्षेत्र में आक्रमण किया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा वैश्विक स्तर पे चल रही है। दूसरी एक चीज और है कि यहाँ पर चीन भी इन प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। भारत भी इस दौड़ में है कि भारत भी इन क्षेत्रों से, जैसे तजाकिस्तान है, अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरीके से जो वैश्विक स्तर पर जो महाशक्तियां हैं आज भी इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।